जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? यस सर, ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग ने बात की थी अबाउट द लेक्चर नंबर 14 ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट द हिप जॉइंट पेन या पेन अराउंड द इंग्वाइनल एरिया। ठीक है। So today is our topic that involves the upper extremity. Upper extremity में जो हमारे पास पेन आ रही है in the wrist joint. Upper extremity में हम सबसे पहले wrist joint को पढ़ेंगे। तो wrist joint में जो हमारे पास पेन आती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। So there are four main areas where pain can occur in at the wrist joint. ठीक है। What are the four main areas? It can be uh, a volar aspect of the wrist, it can be a dorsal aspect of the wrist, it can be a radial aspect, और it can be an ulnar aspect. ठीक है। आप सबको पता है कि यही फोर मूवमेंट्स हमारी अकर करती हैं रिस्ट जॉइंट पर, दैट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, द रेडियल डेविएशन एंड द अल्नर डेविएशन। ठीक है। तो इन्हीं चारों एस्पेक्ट्स के ऊपर पेन आपको किसी भी एथलीट को हो सकती है। हमने उनकी कॉमन, मोस्ट कॉमन कॉजेज और लेस कॉमन कॉजेज के बारे में बात करी है। So I'm going to share screen with you. जी बच्चों, so the first one is डॉर्सल एस्पेक्ट। ठीक है। डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हो सकती हैं पेन की? द फर्स्ट वन इज गैंग्लियन। ठीक है। साइनोवियल सिस्ट हम जिसको कहते हैं। ठीक है। सिस्ट कैन, इफ सिस्ट persist or if cyst remain there in the absence of any management, the cyst can be converted into a ganglion. ठीक है। It is much larger in size as compared to the cyst. So ganglion present at the wrist joint can produce pain on the dorsal aspect. इसके अलावा इंटरसेक्शन सिंड्रोम है। ठीक है। इट इज एक्चुअली अ बर्साइटस। ठीक है। ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है। एक्सटेंसर टेंडन्स का बर्साइटस है, उसको हम लोग इंटरसेक्शन सिंड्रोम बोलते हैं। ये जाके मैं कंडीशंस आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। द थर्ड वन इज कीबॉक्स डिजीज। ठीक है। इट इज एन एवास्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है। और ऑफ अ कार्पल बोन। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी हो सकती है। ठीक है। आर्थ्रोपैथी, ऑब्वियसली योर जॉइंट कैन बिकम इन्फ्लेम्ड। ठीक है। ड्यू टू रेपिटेटिव यूजेज। ठीक है। और ड्यू टू एनी ट्रॉमेटिक इंजरी। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो सकती है, ऑब्वियसली इफ देयर इज अ traumatic injury to the wrist joint, the wrist joint can face a degeneration. ठीक है। early in the life। ठीक है। आप सबको पता है कि आर्थराइटिस इंजरी की वजह से बहुत कॉमन है कि प्रीवियसली कोई इंजरी हुई हो तो उस जॉइंट में आर्थराइटिस के चांसेस या डिजेनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ल्यूनेट एंड डिस्टल रेडियस इम्पिंचमेंट। आपके ल्यूनेट इज द कार्पल बोन। ठीक है। स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्राइक्यूट्रियम है, पेसिफॉर्म है। द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स इंक्लूड द ल्यूनेट बोन। और ल्यूनेट बोन की इम्पिंचमेंट हो सकती है या डिस्टल रेडियस की इम्पिंचमेंट हो सकती है ल्यूनेट पे, या ल्यूनेट की इम्पिंचमेंट हो सकती है ऑन द डिस्टल रेडियस। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डोर्सल रिस्ट पेन। ठीक है। तो ये आप सबको नेम्स आने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर कि डोर्सल रिस्ट पेन किस वजह से हो सकती है। द सेकेंड वन इज वोलर पेन। वोलर पेन में आपके पास जो जो कंडीशंस हैं, डेट इज टेंडिनोपैथीज। ठीक है। नैरोइंग की वजह से। ठीक है। कार्पल टनल की नैरोइंग की वजह से। ठीक है। या रिस्ट में किसी भी जगह पर नैरोइंग हो रही है, अगर उसकी वजह से आपके टेंडन्स इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनोजिंग।
टेंडिनोपैथीज, ठीक है। इसके अलावा स्केफॉइड की एसेप्टिक नेक्रोसिस, ठीक है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर स्केफॉइड की नेक्रोसिस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आफ्टर अ ट्रॉमा, ठीक है। अगर कोई ओपन वुंड हुआ है आपके रिस्ट के ऊपर और आपके स्केफॉइड जो है that is the most commonly fractured or the most commonly dislocated carpal bone, ठीक है। अगर तो स्केफाइड आपकी फ्रैक्चर हो रही है या डिसलोकेट हो रही है किसी भी ओपन वुंड में, ठीक है, और ओपन वुंड हो जाता है तो देयर इज अ चांस कि ओपन वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसी वजह से स्केफॉइड की नेक्रोसिस के भी चांसेस हैं, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस टेंडिनोपैथी, ठीक है। इसके अलावा कार्पल एंड अल्नर टनल सिंड्रोम, ठीक है, इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये कॉमन कॉजेज हैं वोलर रिस्ट पेन की। फिर आपकी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की फ्रिक्शनफुल मूवमेंट हो तो वो भी आपके वोलर एस्पेक्ट पे पेन प्रोड्यूस कर सकती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो कैपिटेट की, ठीक है, जो कि वेट लिफ्टर्स में बहुत कॉमन होती है, ठीक है, वो भी वोलर रिस्ट पेन प्रोड्यूस कर सकती है। नाउ द रेडियल एंड द अल्नर एस्पेक्ट, ठीक है। अब जो रेडियल एस्पेक्ट के ऊपर पेन है या अल्नर एस्पेक्ट के ऊपर पेन है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेडियल, जो पहले हमने वोलर और डॉर्सल एस्पेक्ट की पेन्स पढ़ी हैं, कॉजेज पढ़ी हैं वोलर और डॉर्सल पेन की, ठीक है, वो ही आपकी रेडियल और अल्नर पेन की कॉज बन सकती हैं। सो द नॉन यूनियन स्केफॉइड फ्रैक्चर, आप पहले पढ़ चुके हो, वोलर एस्पेक्ट के ऊपर अगर पेन आ रही है ड्यू टू स्केफॉइड फ्रैक्चर एसेप्टिक, ठीक है, तो अगर आपको वो फ्रैक्चर हील नहीं होता उस वजह से आपको रेडियल साइड के ऊपर पेन आ सकती है। स्केफॉइड इज प्रेजेंट ऑन द रेडियल साइड। थंब की बेस पे अगर आप देखो तो थंब की बेस में आपके पास ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम से नीचे स्केफॉइड है। ट्रेपीजियम डिस्टल रो की कार्पल बोन है और स्केफॉइड प्रॉक्सिमल रो की कार्पल बोन है। रेडियल साइड के ऊपर डीकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है टेंडिनोपैथी टेंडिनाइटिस, टेंडिनोपैथी है टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन्स बिकम इन्फ्लेम्ड, दो टेंडन्स कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रेडियल डेविएटेड मूवमेंट्स। रिस्ट की जब भी कॉन्टिन्यूस रेडियल डेविएशन होती है तो उसमें डीकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस के चांसेस होते हैं। फिर है इंटरसेक्शन सिंड्रोम। इंटरसेक्शन सिंड्रोम भी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, डॉर्सल जो पेन है उसकी कॉमन कॉज है इंटरसेक्शन सिंड्रोम। इंटरसेक्शन सिंड्रोम रेडियल साइड के ऊपर पेन प्रोड्यूस करता है। और फिर स्केफॉइड इंफेक्शन सिंड्रोम, ठीक है, स्केफॉइड की इंफेक्शन सिंड्रोम, जिस तरीके से हम लोगों ने डॉर्सल पेन की कॉज में पढ़ा है ना, आपकी जैसे लियोनेट है वो डिस्टल रेडियस के ऊपर इम्पिंज हो सकती है या डिस्टल रेडियस लियोनेट के ऊपर इम्पिंज हो सकती है, तो इसी तरीके से आपकी जो स्केफॉइड है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है आइदर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज योर रेडियस, ठीक है। सो रेडियल साइडेड पेन की ये 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अगर हम अल्नर साइड की कॉजेज पढ़ें अल्नर पेन की, ठीक है, तो उसकी कौन कौन से कॉजेज हैं? द वन इज कार्पल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज है कि आपकी जो कार्पल बोन्स हैं वो रेडियल साइड पर डिसलोकेट नहीं होती, बल्कि उनकी ज्यादातर जो डिसलोकेशन है, ये सबलक्सेशन है, वो अल्नर साइड के ऊपर होती है। बिकॉज ऑन द रेडियल साइड स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस इज प्रेजेंट that helps to keep the alignment of the carpal bones intact और carpal bones को dislocate या subluxate नहीं होने देता, whereas on the ulnar side there is no such stylized process, ठीक है, और वहां पर dislocation और subluxation के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सो कार्पल इंस्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है, अल्नर साइड के ऊपर, तो वो अल्नर पेन प्रोड्यूस कर सकती है। स्केफोल्यूनेट डिसोसिएशन, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की, बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सुने अच्छे तरीके से, आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ जो स्केफोल्यूनेट डिसोसिएशन, ठीक है, वो जो स्केफोल्यूनेट डिसोसिएशन है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्केफॉइड एंड द ल्यूनेट। अब स्केफॉइड और ल्यूनेट जो है ये प्रॉक्सिमल कार्पल रो की दो बोन्स हैं, स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रियम पिसिफॉर्म। स्केफॉइड और ल्यूनिएट एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करती हैं क्योंकि इनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक एंट्रोशियस लिगामेंट रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो इम्पैक्ट की वजह से
लिगामेंट अक्सर रप्चर हो जाता है। अगर वो लिगामेंट रप्चर हो जाए तो ये दोनों जो बोन्स होती हैं ये वे मूव कर जाती हैं या इनमें डिस्टेंस आ जाता है, इनमें स्पेस आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोलियोनेट डिसोसिएशन। ठीक है, इसके अलावा अल्नर साइड के ऊपर अल्नर पेन, अल्नर नर्व की पेन, ठीक है, या फिर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की टेंडिनोपैथी या फिर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस की टेंडिनोपैथी अल्नर साइड के ऊपर पेन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है बेटा, समझ आइए यहां तक बच्चों? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. So, moving towards the conditions, okay, the first one is decurvane stenosynovitis, ठीक है। decurvane stenosynovitis है क्या? आपके पास दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ऑन योर थंब, ठीक है, जो कि आपके थंब की मूवमेंट को कंट्रोल करें, थंब की एबडक्शन को और एक्सटेंशन को। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। ठीक है, इन दोनों मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं उनके ऊपर साइनोवियल शीट होती है। अगर वो साइनोवियल शीट इन्फ्लेम्ड हो जाए ड्यू टू रेपिटेटिव यूजेज, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनफुल मूवमेंट, ऑब्वियसली जहां रेपिटेटिव मूवमेंट होगी थंब की वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी मूवमेंट फ्रिक्शनफुल हो जाए। तो जहां पर भी फ्रिक्शनफुल मूवमेंट होगी रेपिटेटिव यूजेज की वजह से इनकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है या जो साइनोवियल शीट है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट मसल्स कौन कौन से हैं? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन रेडियल साइड टेंडिनोपैथी है, ठीक है, जैसे पहले हम लोगों ने बात की है, और ज्यादातर कॉमन किसमें है, जो कि जिन्होंने अपने थंब के अंदर किसी चीज को ग्रिप करना है या अपने हैंड के अंदर किसी चीज को ग्रिप करना है और उसको यूज करना है, फॉर एग्जांपल रैकेट स्पोर्ट्स, ठीक है, उसमें भी आप देखो ना फिंगर्स तो नहीं सिर्फ यूज होती हैं, आपका थंब भी यूज होता है, कॉन्टिन्यूस एबडक्शन में रहता है, कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन में रहता है, एक बात। इसके अलावा रोवर्स, ठीक है, जैसे रोवर्स होते हैं उन्होंने भी ग्रिप करना होता है। तो ऐसी तमाम स्पोर्ट्स जिसमें आपने थंब को क्या करना है, यूज करना है फॉर ग्रिपिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं आपके डिकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस के। ठीक हो गया। नाउ वो कहता है गोल्फर्स, ठीक है, गोल्फर्स ने भी गोल्फ क्लब को ग्रिप करना है विद इन देयर हैंड। सो वो कहता है इफ देयर इज अ राइट साइडेड गोल्फर, ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड टेंडिनोपैथी या डिकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट साइडेड गोल्फर के अंदर लेफ्ट साइडेड डिकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो फॉलो थ्रू है स्विंग फेस का, क्या है, फॉलो थ्रू है स्विंग फेस का, उसमें जो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, वो ज्यादा स्विंगिंग मूवमेंट में जाता है एज कंपेयर टू द राइट वन। ठीक है, और क्योंकि ये ज्यादा स्विंगिंग उसमें जा रहा है या थ्रू आउट द मूवमेंट आपका लेफ्ट हैंड ग्रिपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो इसके ऊपर हाइपर एबडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिकर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस गोल्फर्स में बहुत कॉमन है। लेकिन अगर राइट साइडेड गोल्फर है तो उसमें लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, और अगर लेफ्ट साइडेड गोल्फर है तो उसकी राइट साइडेड ज्यादा इन्वॉल्व होगी। समझ आ रही है बेटा बात की? सर ये लेफ्ट और राइट का दोबारा समझा sir. दें, मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा, नाउ इफ देयर इज अ राइट साइडेड गोल्फर, ठीक है, देखो गोल्फर जो होता है, ठीक है, उसने अपनी क्लब को पकड़ना लेट्स से, ठीक है, और जब उसने स्विंग करना है, ठीक है, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड होता है राइट साइडेड गोल्फर ने, ठीक है, ये ऑलमोस्ट फॉलो थ्रू करता है स्विंग फेस को, मतलब स्विंग फेस की जो कंप्लीट एक्सट्रीम रेंज है वहां तक आपका लेफ्ट हैंड यूज होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग दैट यूजेज, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड का थंब होता है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है, इसके ऊपर हाइपर एबडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर टेक्निक पुअर हो। अगर तो हाइपर एबडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन हो रही है थंब के ऊपर,
तो फिर देयर इज अ चांस कि आपका डिकर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? अब आ गई ये बात समझ? यस राइट सर। तो सर साइडेड में इसी तरह अगर लेफ्ट साइडेड गोल्फर होगा तो अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड पे हो रहा है उसका टेनोसिनोवाइटिस, तो मतलब हाइपर एब्डक्शन और हाइपर एक्सटेंशन राइट साइड पे होगी। जी, थंब की हाइपर एब्डक्शन हाइपर एक्सटेंशन राइट साइड के ऊपर होगी अगर लेफ्ट मत, साइडेड गोल्फर होगा। मतलब ठीक है, जिस भी साइड का टेनोसिनोवाइटिस होगा उसी साइड के हाइपर एब्डक्शन और हाइपर एक्सटेंशन होगी। यस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो उसका बात क्या है डिफरेंस की, कि वो जो डोमिनेंट साइड होगी वो उसकी ऑपोजिट साइड होगी। ऑब्वियसली अगर राइट साइडेड गोल्फर है तो राइट साइड उसकी डोमिनेंट है ना, इसलिए वो राइट साइडेड गोल्फर है। ठीक है, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है वो लेफ्ट साइड की हो रही है। समझ आ गई? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन व्हाट यू विल फाइंड एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, देयर विल बी लोकलाइज्ड टेंडरनेस, ठीक है, एट द स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। ठीक है, लोकलाइज्ड टेंडरनेस मिल सकती है आपको, स्वेलिंग मिल सकती है, और वो जो स्वेलिंग है वो आपकी प्रॉक्सिमली भी जा सकती है, वो आपके डिस्टली भी मूव कर सकती है। ठीक है, स्वेयर केसेस के अंदर आपको क्रेपिटेशंस मिलती हैं। ठीक है, सही है। अक्सर जो टेंडन्स होते हैं, ठीक है, दे ट्राई टू डिसलोकेट फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्रेपिटस मूवमेंट्स के साथ क्रेपिटेशंस मिलती हैं। और इसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं दैट इज अ फिंकलस्टेन टेस्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं फिंकलस्टेन टेस्ट जो है उससे पता तो चल जाएगा कि डिकर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस है या नहीं है, लेकिन ये पैथोनिमोनिक फीचर नहीं है। फिंकलस्टेन टेस्ट इज नॉट अ पैथोनिमोनिक फीचर ऑफ डिकर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस बिकॉज फिंकलस्टेन टेस्ट जो है वो तब भी पॉजिटिव होगा जब आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस की टेंडिनोपैथी होगी या फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस की टेंडिनोपैथी होगी। वो इन दोनों सूरतों में भी पॉजिटिव हो जाएगा फिंकलस्टेन टेस्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पैथोनिमोनिक फीचर of the decurvence tenosynovitis, but it will be positive when you test the thumb with Finkelstein test, ठीक है, in decurvence tenosynovitis patients। ठीक हो गया? Now how you are going to perform a Finkelstein test, ठीक है? Now हम क्या करते हैं, थंब को कंप्लीटली फ्लेक्स कर देते हैं इनटू द पाम ऑफ द हैंड ऑफ द पेशेंट्स, एंड कंप्लीटली फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्शन कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर भी होती है और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, ये इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, ये इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट्स के ऊपर फ्लेक्शन होती है कंप्लीटली, और कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर भी होती है फ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहता है कि आपने फ्लेक्शन करके पाम ऑफ हैंड में थंब की फ्लेक्शन करके थंब को पाम ऑफ हैंड में प्लेस करना है। ठीक है, और फिर इसको रेजिस्ट करना है। पेशेंट को कहना है कि ये इसको वापस एब्डक्शन में लेकर जाए या वापस नॉर्मल पोजीशन पर लेकर जाए। तो जब पेशेंट इसको वापस नॉर्मल पोजीशन पर लेकर जाना चाहता है तो फिर पेशेंट को पेन होती है, या आप सिंपली पल्पेट कर रहे होगे तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी यहाँ पर। ठीक है, रेडियल साइड के ऊपर, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट। ठीक हो गया? यहां तक बात की समझ आ गई? मैनेजमेंट अगर करनी हो डिकर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस की तो हम सिंपली डिफरेंट इलेक्ट्रोथेराप्यूटिक मोडालिटीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आपके पास अगर तो रेपिटेटिव यूजेज की वजह से है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी यूज कर सकते हो टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन और टू रिड्यूस द स्वेलिंग, एंड इफ द स्वेलिंग इज if the swelling has been improved or if the swelling is under control, तो फिर आप इसमें हीटिंग थेरेपीज भी दे सकते हो। वेक्स थेरेपी इंपॉर्टेंट है, वेक्स थेरेपी यूज कर सकते हो। ठीक है, सही है। और इसके अलावा आप लोग डिफरेंट अदर इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज टेंस भी यूज कर सकते हो टू पेन मैनेज द पेन। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, नाउ कहते हैं कि अक्सर पेशेंट की जो ग्रिपिंग होती है, ठीक है, उस ग्रिपिंग के डायमीटर को हम अक्सर बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट वांट्स टू ग्रिप अ गोल्फ क्लब, ठीक है, जो गोल्फ क्लब का नॉर्मल डायमीटर होगा हम क्या करेंगे, उस डायमीटर को अगर इनलार्ज कर दें, ठीक है, तब भी पेशेंट की पेन मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है,
उसका फायदा क्यों, उसका मैकेनिज्म क्या है, तब क्यों पेन मिनिमाइज हो रही है, बिकॉज द डायमीटर हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है, और जब वो फ्लेक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैक्सिमम फ्लेक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उस पे के जो जितने भी मसल्स हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस है, उनके ऊपर स्ट्रेच खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी पेन है वो मिनिमाइज हो जाती है। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द थिंग्स, ठीक है, सो दैट द पेशेंट इज एबल टू ग्रिप देम इजीली, ठीक है, विद मिनिमल थंब फ्लेक्शन, ठीक है, समझ आ गई, मिनिमल थंब फ्लेक्शन के साथ, मिनिमल थंब एडक्शन के साथ वो पेशेंट उसको ग्रिप कर सकेगा। इसके अलावा आप लोग सप्लिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल सी बात है, जितनी भी जो भी एग्रीवेटिंग एक्टिविटी है, अगर आप उसको रेस्ट दोगे उस एग्रीवेटिंग एक्टिविटी से, तब भी आपकी टेंडिनोसाइनोवाइटिस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा विद द रेस्ट, ठीक है। अगर पेशेंट नहीं मैनेज होता तो हम या तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। नाउ आप लोग स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, ऑन द मोर रेडियल साइड द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन इज प्रेजेंट, ऑन द मीडियल साइड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन इज प्रेजेंट, ठीक है। हियर देयर इज अ रेडियल स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, ठीक है, जहां पर इसके ये दोनों टेंडन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों टेंडन्स का स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना, शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस होना क्या कर देता है, इन दोनों टेंडन्स की साइनोवियल शीट को इन्फ्लेम्ड कर देता है। इस साइड के ऊपर आपको डिक्रोवेंस टेनोसाइनोवाइटिस हो सकता है, और यहाँ पर आपको लोकलाइज्ड टेंडरनेस मिलती है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि जी आपको अगर स्टाइलाइड प्रोसेस के ऊपर टेंडरनेस मिल रही है तो दैट इज ड्यू टू द डिक्रोवेंस टेनोसाइनोवाइटिस। The second condition is intersection syndrome, ठीक है। Now intersection syndrome actually it is a bursitis, ठीक है। bursitis किस चीज का है, bursitis इस चीज का है कि जो आपके दोनों मसल जो हमने पहले अभी एक्सप्लेन किए हैं कि एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जब ये दोनों टेंडन्स पास कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टाइलाइड प्रोसेस से पहले, अगर हम स्टाइलाइड प्रोसेस से पहले की बात करें तो ये दोनों जो टेंडन्स हैं ये दो और टेंडन्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर यहां से मैं बात करूं, लेट्स से यहाँ की मैं बात करूं लेफ्ट थंब की, ठीक है, तो ये दोनों टेंडन्स टुवर्ड्स द थंब ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इनके नीचे दो इंपॉर्टेंट टेंडन्स हैं, ठीक है। एक कौन सा है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस का, और एक है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस का, ठीक है। नीचे ये दोनों टेंडन्स सीधे स्ट्रेट पास कर रहे हैं, और इनके ऊपर ये दो टेंडन्स हैं, ठीक है, एब्डक्टर पॉलिस एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं जस्ट बिफोर द स्टाइलाइड प्रोसेस हैज रीच्ड, ठीक है। तो ये जो इनकी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एक दूसरे को जो क्रॉस कर रहे हैं, अगर इस क्रॉसिंग में अगर इनकी फ्रिक्शनफुल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है इस क्रॉसिंग के दौरान, ठीक है, तो यहां पर बर्साइटिस डेवलप हो जाता है, ठीक है, बर्साइटिस इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि टेंडन की बोन के साथ इंसर्शन हो रही हो एट एन एक्यूट एंगल, एट एन एब्रप्ट एंगल, तो उस टेंडन और बोन के दरमियान भी अल्लाह ताला ने बरसा रखा होता है। इसी तरीके से टेंडन्स एक दूसरे के टेंडन्स को क्रॉस करें तब भी वहां पर बरसा मौजूद होता है, ताकि इन टेंडन्स की आपस में मूवमेंट ना हो, ठीक है, या इन टेंडन्स की आपस में फ्रिक्शनफुल मूवमेंट ना हो, ठीक है। और अगर फ्रिक्शनफुल मूवमेंट हो रही है तो इट विल लीड टू इंटरसेक्शन सिंड्रोम, ठीक हो गया। जिस तरीके से डिक्रोवेंस टेनोसाइनोवाइटिस कॉमन है अमंग रोवर्स और अमंग एथलीट्स जो ग्रिपिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, या ऐसे एथलीट्स जिनमें ग्रिपिंग बहुत ज्यादा है, उन्हीं में इंटरसेक्शन सिंड्रोम भी कॉमन होता है,
ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट, आपके पास जब पेशेंट प्रेजेंट करता है, आप फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हो तो आपको रेडियल साइड के ऊपर टेंडरनेस मिलेगी जस्ट बिफोर द स्टाइलाइड प्रोसेस। अगर आपको स्टाइलाइड प्रोसेस के ऊपर टेंडरनेस मिल रही है तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ डिक्रोवेंस टीनोसाइनोवाइटिस, लेकिन अगर स्टाइलाइड प्रोसेस से पहले मिल रही है तो इट इज द टेंडरनेस और इट इज द पैथोनिमोनिक फीचर ऑफ द इंटरसेक्शन सिंड्रोम। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, इंटरसेक्शन सिंड्रोम को हम हॉर्समैन रिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्समैन रिस्ट क्या मतलब कि जो चप्पू चलाते हैं। आप सबको पता है रोइंग का, ठीक है, सबने की होगी रोइंग कभी ना कभी, नहीं की तो जब करेंगे तब पता चल जाएगा। सर वो So, जो घास काटते हैं मशीन से, क्या? सर रोइंग वही होती है ना जिससे घास काटते हैं। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो है चप्पू चलाने वाली। सर सही सर, पता नहीं। अच्छा, वो आप ये दरिया के अंदर जो वो शिप लाइक नहीं होती जिसमें आप बैठ जाते हो इजीली, ठीक है, और वो चप्पू चलाने होते हैं। यस अब सर, जी सर, छोटी आगे बोट समझ। जो होती है। शू लाइक हाँ, शिप कैनो जो होती है, होती है। दोनों साइडों पर टेपर्ड एंड्स होते हैं उस शिप के, ठीक है, कश्ती के, और उसमें आप कंप्लीटली बैठ जाते हो। ठीक है, मतलब जो यस। उसमें टांगे होती हैं वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड होती हैं और आपने सिंपली चप्पू के साथ चलाना होता है। ठीक है, जी सर। तो उनमें उनमें ये ज्यादा कॉमन है, वो लाइक दिस, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर ना। ठीक है, समझ आई बात की? तो जी दिस सर, आगे। मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर हाइपर एबडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बेटा 1 मिनट, अजान हो रही है। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ आ गई बात की? ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट सेम टू सेम जिस तरीके से हम लोगों ने डिकोरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस को ट्रीट किया है विद रेस्ट, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ द एग्रेवेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एंड सप्लिंटिंग, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन सिंड्रोम को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज if the pain persists, ठीक है, with operate with conservative management, ठीक है, तो फिर हमें सोचना होता है कि सर्जिकल डिकम्प्रेशन की तरफ चले जाएं बरसा की। ठीक है, तो वैसे वो रेयर कंडीशन है, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ये कंडीशन ठीक हो जाती है, या विद बाय इंप्रूविंग द टेक्निक, ठीक है, ऑफ द रोइंग, ठीक है, और लिफ्टिंग ऑफ वेट। ठीक है, टेक्निक बेहतर करने से आपकी ये इंटरसेक्शन सिंड्रोम मैनेज हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि सेम टू सेम यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर साइज, चप्पू का साइज चेंज कर दो और रोइंग टेक्निक को बेहतर कर दो, ठीक है, और अमाउंट ऑफ रोइंग को बेहतर कर दो, ठीक है, तो इन तीनों टेक्निक से आपकी इंटरसेक्शन सिंड्रोम बेहतर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं विंडी कंडीशंस कैन प्रोवोक दिस कंडीशन एज वेल। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा विंड होगी उतनी ज्यादा आपको फ्रिक्शन ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो वो चप्पू चलाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये स्पीड गेन करना चप्पू चलाने से मुश्किल हो जाता है, तो वो उसमें ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये इसकी जो पेन है वो
पेन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, इंटरसेक्शन सिंड्रोम की। यहां तक बात की समझ आ गई यस सर बच्चों? यहाँ तक बात की समझ आ गई है? Yes, sir. चलिए। Yes, sir. आ गई है समझ. Moving towards the next third topic, that is of ganglions, ठीक है। Now ganglions, these are actually the synovial cyst, ठीक है। They are communicating with the synovial, with the joint capsule, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं और बोन्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं यहाँ पर सिस्ट, ठीक है। इनको इंट्रा कैप्सूलर सिस्ट भी बोल सकते हैं, इनको इंट्राओशियस सिस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब बोन्स के दरमियान अगर है, ठीक है, विद आउटसाइड द जॉइंट कैविटी तो दैट इज इंट्राओशियस, और अगर जॉइंट कैविटी के अंदर है तो दैट इज इंट्रा कैप्सूलर, ठीक है। So these are actually the synovial cyst that communicates with the joint cavity as well, ठीक है। और होती किस वजह से है? रेपिटेटिव एक्टिविटीज की वजह से हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो पेन है वो यूजुअली डॉर्सल और रोलर एस्पेक्ट दोनों के ऊपर पेशेंट को महसूस होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो गैंग्लियन सिस्ट है ये डेवलप किस जगह पर होती है? सबसे कॉमनली इसकी स्पेस कौन सी है? तो मैंने जो पहले आपको बताई बात कि जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स है, द स्केफॉइड, द ल्यूनेट, these two bones act as a single unit because of the interosseous ligament between them. If this ligament has been ruptured due to a previous injury, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या हो जाती है? डिसोसिएशन हो जाती है, स्केफोल्यूनेट डिसोसिएशन। अब वो जो स्केफोल्यूनेट डिसोसिएशन है, जो सेपरेशन है, उसके दरमियान मोस्ट कॉमन चांसेस हैं कि आपकी जो गैंग्लियन है या सिस्ट है वहां पर डेवलप करे, ठीक है, उस स्पेस में डेवलप कर जाए जो स्पेस पहले ऑक्युपाइड थी किसमें? स्केफॉइड में और ल्यूनेट में, ठीक है। अगर वहां पे स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पर सिस्ट के डेवलपमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पेन दोनों डॉर्सल एस्पेक्ट पर भी हो सकती है और वोलर एस्पेक्ट पर भी हो सकती है, लेकिन होगी ज्यादातर रेडियल साइड के ऊपर, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने एथलीट को ये समझाना होता है कि भाई ये बिनाइन कंडीशन है, ठीक है, इट इज नॉट अ मेटास्टैटिक कंडीशन, ठीक है, इसकी आप परेशानी ना लें, ठीक है। अगर तो वो पेनफुल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको स्वेलिंग अगर पेनफुल है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सर्जरी से, या उसको उसकी जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम उसको निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, ताकि वहां से वो जो सिस्ट है, जो गैंग्लियन डेवलप हुआ है वो खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके रिकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं। ये तब मैनेजमेंट हम करते हैं जब सिस्ट पेनफुल होती है, जब गैंग्लियन पेनफुल होता है। इफ मोस्ट ऑफ द केसेस में गैंग्लियन पेनफुल नहीं होता, ठीक है, तो जिस कंडीशन में गैंग्लियन पेनफुल नहीं है, हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी भी है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है दैट इज T2 वेटेड MRI, ठीक है, वेटेड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाते हैं जिसमें हमें गैंग्लियन का पता चल जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए, और अगर ये इस तरीके से मैनेज नहीं होती, ठीक है, चाहे इसकी वो कर ली जाए, एस्पायरेशन कर ली जाए, चाहे इसमें इंजेक्शन लगा दिया जाए, अगर ये तब भी मैनेज नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं? सर्जिकल रिमूवल करते हैं। लेकिन वो कहते हैं सर्जरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये जो सिस्ट है ये एज अ होल कंप्लीट रिमूवल हो। अगर इसका छोटा सा भी पोर्शन रह जाएगा तो ये दोबारा रीअकर कर जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपने सर्जरी की तरफ जाना ही है तो इसको कंप्लीट रिमूव होना चाहिए, ठीक हो गया। नाउ दिस इज अ सिस्ट, ठीक है, स्केफॉइड और ल्यूनेट के दरमियान ये जो स्पेस डेवलप हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस में ये सिस्ट डेवलप हो सकती है, दैट इज अ गैंग्लियन, ठीक है, दैट इज द रेडियस, ठीक है, और दिस वन इज अ गैंग्लियन, ठीक है, स्केफॉइड और ल्यूनेट के दरमियान
यहां तक बात की समझ आ गई? दिस इज अ ट्राइक्यूट्रियम, बेटा नजर आ रहा है सबको? ये आपकी स्केफॉइड है, ठीक है। दिस वन इज अ ल्यूनेट, दिस वन इज अ ट्राइक्यूट्रियम एंड दिस वन इज अ पिसिफॉर्म बोन। Yes, sir. ठीक है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म बोन बिल्कुल किसके सामने है? अल्लाह के सामने। इसी तरीके से अगर हम डिस्टल रो की बात करें तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है, कैपिटेट एंड हेमेट है। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड हुक ऑफ हेमेट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? हुक ऑफ हेमेट कहा जाता है, ठीक है। दिस इज अ कैपिटेट, दिस इज ट्रेपीजॉइड, दिस इज ट्रेपीजियम, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बनता है बिटवीन ऑफ द थंब, ठीक है। नाउ impingement syndromes, वो कहते हैं impingement syndromes, there are a number of impingement syndromes, हम one by one impingement syndromes को पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि wrist pain प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे पहला कौन सा है? स्केफॉइड इंपेक्शन सिंड्रोम, ठीक है। स्केफॉइड का इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से? रेपिटेटिव हाइपर एक्सटेंशन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। रेपिटेटिव एक्सटेंशन इज समथिंग एल्स, रेपिटेटिव हाइपर एक्सटेंशन इट इज समथिंग एल्स। स्केफॉइड ऑब्वियसली तभी इंपैक्ट करेगी रेडियस के ऊपर जब इट इज हाइपर एक्सटेंडेड, ठीक है। सिंपल एक्सटेंशन हो तो उसमें स्केफॉइड इंपैक्ट नहीं करेगी ऑन द रेडियस, बट इफ देयर इज अ हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं। हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट किस में होती है? जिमनास्ट के अंदर, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जिमनास्ट में, वेट लिफ्टर्स में, ठीक है। आप लोगों ने वो डेड लिफ्ट करते हुए देखा है कभी किसी इंडिविजुअल को? वो जो काफी हैवी से बंदे होते हैं और जो वो रॉड के साथ वेट होता है 100 केजी 200 केजी, नीचे से उठाते हैं, यहां पर लेकर आते हैं पहले, और अब जब यहां पर लेकर आते हैं तो तब आप उनकी रिस्ट को देखा करो। रिस्ट जो होती है वो कंप्लीटली क्या होती है? हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, ठीक है। समझ आई बात की? यहां पर कभी देखा है हाइपर एक्सटेंडेड डेडलिफ्ट उठाते हुए? तो वो जो हाइपर एक्सटेंशन है वो या तो वेट लिफ्टर्स में है या फिर किसमें है? जिमनास्ट्स के अंदर, ठीक है। आपको पता है जिमनास्ट वाले क्या करते हैं? हाथों के ऊपर अपनी पूरी बॉडी वेट को उठा लेते हैं, ठीक है। सो जहां पर भी हाइपर एक्सटेंशन होगी रिस्ट की, वहां पर स्केफॉइड की इंफेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द स्केफॉइड इंफेक्शन सिंड्रोम। ये भी एक इंपिंजमेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि टेंडन की इंपिंजमेंट हो या नर्व की इंपिंजमेंट हो, बोन के साथ इंपिंजमेंट भी कॉमन है, ठीक है। स्केफॉइड की अच्छा इंफेक्शन होगी किस पे? मतलब कि बेटा रेडियस के ऊपर, रेडियस रेडियस के ऊपर, रेडियस, स्केफॉइड की इंफेक्शन ऑन द रेडियस। हाइपर एक्सटेंडेड कंडीशन है ना, ठीक है, सही है। हाइपर एक्सटेंडेड कंडीशन में ज्यादा चांसेस है कि आपके स्केफॉइड क्या कर जाए? इंपैक्ट कर जाए हाइपर एक्सटेंडेड कंडीशन में, सिंपल एक्सटेंशन में नहीं, सही है। दैट स्केफॉइड इज इंपैक्टेड ऑन द रेडियस, ठीक है, सही है, क्योंकि जो उसकी डिस्टल रो है कार्पल्स की वो भी मूवेबल है, रेडियस स्टैटिक रहेगी, स्केफॉइड भी मूव कर रही है, आपकी ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड जो डिस्टल रो कार्पल्स के वो भी मूव कर रही है, ठीक है। तो उनकी आपस में तो नहीं ना इंफेक्शन हो सकती। ये जो स्टैटिक है इसके ऊपर जो मूवेबल बोन है इसकी इंफेक्शन हो सकती है, ठीक है। यस ओके सर। So the next one is avascular necrosis of the capitate. वो कहते हैं यही जो फिनोमिना है हाइपर एक्सटेंशन का, ठीक है, वेट लिफ्टर्स में खास तौर पे जो हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, वो कहते हैं ये फिनोमिना कॉज करता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस कैपिटेट की। कैपिटेट डिस्टल रो की कार्पल बोन है, थर्ड बोन है ट्रेपीजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट, ठीक है। तो थर्ड बोन इसकी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए ड्यू टू हाइपर अमंग वेट लिफ्टर्स, ठीक है, सही है। उसकी वजह से भी पेन प्रोड्यूस हो सकती है रिस्ट में, ठीक है। दिस इज आल्सो एन इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ऑफ द रिस्ट। फिर है वो कहते हैं ल्यूनेट बोन, ठीक है। ल्यूनेट कौन सी बोन है? प्रॉक्सिमल रो की, प्रॉक्सिमल रो की कौन सी बोन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम द रेडियल, कौन सी? सेकंड
Second, scaphoid lunate. Yes, lunate is the second carpal bone. Lunate का dorsal pole, एक तो lunate किसके साथ आर्टिकुलेट करिए पीछे, आपकी रेडियस के साथ, फिर lunate किसके साथ आगे आर्टिकुलेट करिए विद द कैपिटेट, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर lunate जो इसकी आर्टिकुलेशन है विद द कैपिटेट, ठीक है, वो कहते हैं अगर lunate इतने ज्यादा मूव करे कि lunate के dorsal pole की, ठीक है, इंपेक्शन हो ऑन द डिस्टल रेडियस, ठीक है, सही है, अमंग हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, विद हाइपर एक्सटेंशन एक्टिविटीज ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, अमंग जिमनास्ट, ठीक है, तो इसको भी हम लोग किस में इन्वॉल्व करते हैं, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी कॉमन है रिस्ट जॉइंट पेन का, ठीक है, कॉमन कॉज है रिस्ट जॉइंट पेन की। फिर वो कहता है कि एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का लिसर्स ट्यूबरकल के ऊपर इम्पिंज होना, लिसर्स ट्यूबरकल के ऊपर उसके फ्रिक्शनफुल ग्लाइडिंग होना, ठीक है, दैट इज आल्सो एन इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, ठीक है। अब आप रेडियल डॉर्सल एस्पेक्ट से अगर आप रेडियल साइड को देखो, ठीक है, एक तो इसका स्टाइलाइड प्रोसेस है ऑन द रेडियल साइड, और इसके डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम लोग लिसर्स ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद ये सीन हो दिस वन, ठीक है, नहीं ये फ्लेक्सर एस्पेक्ट है। अगर इसकी डॉर्सल एस्पेक्ट हो तो इसी तरीके से एक प्रोमिनेंस होती है, दिस वन इज अ वोलर एस्पेक्ट। अगर डॉर्सल एस्पेक्ट में बेटा आप लोग देखोगे तो डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर इसी तरीके से एक प्रोमिनेंस होती है और उसके साथ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का, उसके ऊपर एक एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का जो टेंडन होता है वो रन कर रहा होता है। अगर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का उस लिसर्स ट्यूबरकल के ऊपर फ्रिक्शनफुल मूवमेंट हो, रेपिटेटिव ग्लाइडिंग हो, तो उसमें भी इंपिंजमेंट हो सकती है और वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है रिस्ट पेन की। फिर आपके पास आ जाती है ट्राइक्यूट्रोहेमेट इंपिंजमेंट सिंड्रोम, ठीक है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ट्राइक्यूट्रियम की किसके ऊपर, हेमेट के ऊपर, या हेमेट की ट्राइक्यूट्रियम के ऊपर। नाउ दीज आर द टू बोन्स, हेमेट इज द डॉर्सल कार्पल बोन और ट्राइक्यूट्रियम इज द प्रॉक्सिमल कार्पल बोन। या ट्राइक्यूट्रियम की डॉर्सल के ऊपर, ठीक है, जब क्लोज चेन एक्सरसाइज होगी तो ऑब्वियसली ट्राइक्यूट्रियम यूनिट के ऊपर हेमेट के ऊपर मूव करेगी, ठीक है, और जब ओपन चेन एक्सरसाइज होगी तो हेमेट ट्राइक्यूट्रियम के ऊपर मूव करेगी, ठीक है। तो अगर हेमेट ट्राइक्यूट्रियम के ऊपर मूव करिए तो उसकी वजह से भी, और ट्राइक्यूट्रियम अगर हेमेट के ऊपर मूव करिए तो उसकी वजह से भी इंपिंजमेंट प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन वो कहता है ये इंपिंजमेंट तब कॉमन है जब आपकी रिस्ट एक्सटेंशन के साथ अल्नर डेविएशन कॉमन हो, ठीक है। क्या कॉमन हो, रिस्ट एक्सटेंशन के साथ क्या हो, अल्नर डेविएशन, रिस्ट एक्सटेंशन प्लस अल्नर डेविएशन। याद रखना है ट्राइक्यूट्रोहेमेट है भी किस साइड पे, अल्नर साइड पर है, ठीक है। थर्ड बोन है यहां से, और जो डॉर्सल कार्पल बोन है वो फोर्थ है, ठीक है। सो दे आर ऑन द अल्नर साइड बिलो द लिटिल फिंगर, ठीक है। सो ट्राइक्यूट्रोहेमेट की क्या होगी मैकेनिज्म, रिस्ट एक्सटेंशन विद अल्नर डेविएशन, ठीक है। फिर है रेडियल स्टाइलाइड इंपेक्शन सिंड्रोम, ठीक है। रेडियस के स्टाइलाइड प्रोसेस का इंपेक्शन होना ड्यू टू रेपिटेटिव रेडियल डेविएशन, ड्यू टू फोर्स्ड रेडियल डेविएशन, ठीक है। It can cause a pain at the wrist joint, particularly on the radial side, ठीक है। ये फोर्स्ड रेडियल डेविएशन की वजह से भी हो सकती है, ये रेपिटेटिव रेडियल डेविएशन की वजह से भी हो सकती है इंपेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग इंपिंजमेंट सिंड्रोम बोल रहे हैं। फिर आपके पास आ जाती है, वो कहते हैं कि सिम्टम्स क्या आएंगे। ये जितनी भी इंपिंजमेंट सिंड्रोम्स हैं इनमें आपको लोकलाइज्ड टेंडरनेस मिल सकती है, आपको लोकलाइज्ड स्वेलिंग मिल सकती है, ठीक है। आपने इनको मैनेज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने जो फिजिकल एक्टिविटी ये पेन प्रोड्यूस करी है आपने उस फिजिकल एक्टिविटी को स्टॉप कर देना है, ठीक है। पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करनी है, पेशेंट की सप्लिंटिंग कर देनी है ताकि वो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ना परफॉर्म कर सके, ठीक है। और अलाउ करे टेंडन्स को कि वो हील हो सके, या अलाउ करे बोन्स को कि जो रेपिटेटिव यूजेज की वजह से या जो
ट्रॉमेटिक मूवमेंट्स की वजह से, जो मतलब एक्सट्रीम मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से जो ये इंफेक्शन हो रहे हैं या जो इंपिंजमेंट हो रही है बोन टू बोन, ठीक है, वो बोन हील हो सके, ठीक है। सो विद द रेस्ट विद स्प्लिंटिंग, ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हो इंपिंजमेंट सिंड्रोम्स को। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंजरी टू द डिस्टल रेडियल एपिफिसिस। रेडियस के डिस्टल एपिफिजियल प्लेट की इंजरीज, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम एपिफिजियल प्लेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बिफोर द ऑसिफिकेशन, ठीक है, जब आपकी एपिफिजियल प्लेट्स ऑसिफाई नहीं होती, ठीक है, बिफोर द ऑसिफिकेशन अगर रेडियल एपिफिसिस पे रेडियल एपिफिजियल प्लेट आपकी डैमेज हो जाती है तो पेन हो सकती है डिस्टल रेडियस के ऊपर भी, डॉर्सल एस्पेक्ट पर भी, ठीक है, रिस्ट के। सो वो कहते हैं ज्यादातर कॉमन किस में है, यंगर इंडिविजुअल्स में कॉमन है, जो ऐसे यंगर इंडिविजुअल्स हो जो कि एलिट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या एलिट जिम्नास्ट हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि फ्रैक्चर भी इसका हो सकता है एपिफिजियल प्लेट का, लेकिन वो कहता है कि जो ओवरयूज इंजरी है इसकी रेपिटेटिव यूजेज की वजह से ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अब वो कहता है क्या है, वो कहता है कि यूजुअली पेशेंट आपके पास आता है कंप्लेंट लेके पेन की और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट की, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती है या पेशेंट पेन एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, विद रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो उसमें आप एग्जामिनेशन अगर आप करोगे तो आपको लोकलाइज स्वेलिंग मिलती है, लोकलाइज टेंडरनेस मिलती है, ठीक है, लेकिन आपको इसके साथ किसी टेंडिनोपैथी के और किसी गैंग्लियन के साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्सरेज परफॉर्म करवाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें एक्सरेज गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। आप एक्सरेज परफॉर्म करवाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, एपिफिजियल प्लेट वैसे क्लोज्ड होती है शैफ्ट के, मेटाफिसिस के क्लोज्ड होती है आपकी एपिफिजियल प्लेट, ठीक है। अगर एपिफिजियल प्लेट शैफ्ट ऑफ द रेडियस से अवे मूव कर जाए या डिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाए, इट मींस कि देयर इज एन इंजरी टू द एपिफिजियल प्लेट। अगर आपकी ओपेसिटी आ जाए, ठीक है, सिस्टिक चेंजेस डेवलप हो जाएं, ठीक है, या हैजीनेस डेवलप हो जाए, ठीक है। हैजीनेस मींस कि जो पहले आपको क्लियर एरिया नजर आता था बिटवीन द एपिफिजियल प्लेट एंड द शैफ्ट ऑफ द रेडियस, अगर वहां पर हैजीनेस फील हो जाए, व्हाइटिश चेंजेस नजर आए, ग्रेश ब्लैक चेंजेस की जगह ग्रेश ब्लैक आता है वैसे अपीयरेंस, ठीक है, लेकिन अगर वहां पर आपको व्हाइटिश चेंजेस नजर आए तो इट मींस कि दैट हैज बिकम हैजीनेस इन नेचर, ठीक है। तो इट विल इंडिकेट। और द सिस्टिक चेंजेस क्या होती हैं, कोई बता सकता है? जी बच्चों, सर कौन सी चेंजेस? फॉर एग्जांपल साइनोवियल फ्लूइड वहां पे हो सकता है, बिल्डअप हो सकता है, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। सिस्टिक चेंजेस, कैंसर चेंजेस। वो यार इतने दूर क्यों जा रहे हो? ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिस्टिक चेंजेस डेवलप होती हैं? सर मालूम नहीं है। कार्टिलेज अच्छा, के चेंजेस होते हैं। नहीं, सिस्टिक बेटा, सिस्टिक चेंजेस भी डेवलप होती हैं, ठीक है, जो बोन्स आपकी जो बोनी एंड्स होते हैं ना, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब बोन टू बोन वेट बेयरिंग होती है, ठीक है, तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो क्या करना शुरू कर देती हैं, सिस्टिक चेंजेस, सेक्लेरोटिक चेंजेस और सिस्टिक चेंजेस शो करती हैं। सेक्लेरोसिस मींस कि यहां पर आपकी व्हाइटिश बोन नजर आएगी, ठीक है, व्हाइटिश बोन अगर नजर आए, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर की, ओपैक, ठीक है, जो एंडिंग्स होती हैं बोन टू बोन, उसको हम सेक्लेरोटिक चेंजेस बोलते हैं। सेक्लेरोटिक चेंजेस से प्रॉक्सिमली आपको सिस्टिक चेंजेस मिलती हैं और वहां पर डीमिनरलाइजेशन की वजह से जो सिस्टिक चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड द सिस्टिक चेंजेस, ठीक है। सो इसी तरीके से इन्फेक्शन की वजह से भी होती हैं। क्या? इन्फेक्शन की वजह से भी ये होती हैं। नहीं नहीं बेटा, नहीं, इन्फेक्शन की वजह से ऐसे चेंजेस नहीं आती, सिंपली जहां पर भी बोन मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू होती है, ठीक है, ड्यू टू द
वेट बेयरिंग और ड्यू टू एनी प्रेशर, ठीक है, उसको हम लोग सिस्टिक चेंजेस कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात की? किसी एक तो ना ऑस्टियोप्रोसिस तो पूरी बोन का है, लेकिन अगर के बोन के किसी एक एंड के ऊपर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होना शुरू हो गई है तो वो क्या कहलाएगी? सिस्टिक चेंजेस कहलाएंगी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि वहां पर कोई प्रेशर पुट हो रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं सिस्टिक चेंजेस अगर आपको फील हो, और वो सिस्टिक चेंजेस ज्यादातर आपको शैफ्ट ऑफ रेडियस के ऊपर फील होंगी, ठीक है। वो शैफ्ट ऑफ द रेडियस जो के करीब है किससे? आपकी एपिफिजियल प्लेट से, ठीक है, वहां पर आपको ज्यादातर फील होते हैं सिस्टिक चेंजेस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपने डायग्नोसिस करने के लिए दोनों साइड्स का एक्सरे जरूर करवाना है, ठीक है। अगर एक एक्सरे में आपको ये सारी चीजें नजर आए, ओपेसिटीज नजर आए, हेजीनेस नजर आए, सिस्टिक चेंजेस नजर आए, ठीक है, स्पेस ज्यादा नजर आए, ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि दिस इज द इन्वॉल्व्ड साइड, ठीक है। फिर आप इसको डायग्नोस कर सकते हो कि जी वाकई ही ये एपिफिजियल प्लेट की क्या है? इंजरी है। अब वो कहता है कि अगर नैरोइंग हो जाए ग्रोथ प्लेट की, पहले हमने क्या बात की है? अगर स्पेस वाइड हो जाए, अगर स्पेस ज्यादा हो जाए एपिफिजियल प्लेट की फ्रॉम द शैफ्ट ऑफ द रेडियस, तो दैट इज द एपिफिजियल प्लेट इंजरी। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर नैरोइंग हो जाए स्पेस की, तो हम इसको क्या कहते हैं कि दैट इज अ फ्रैक्चर, ठीक है। वो फ्रैक्चर की टाइप्स हैं, रेडियस की फ्रैक्चर की, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें सॉल्टर हैरिस एक साइंटिस्ट था जिसने वो टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली दिस इज द 5th टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, जिसमें क्या हो जाएगी? एपिफिजियल प्लेट की नैरोइंग हो जाएगी विद द शैफ्ट ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब वो कहता है प्रिवेंशन फ्रॉम द ट्रेनिंग, ठीक है, और प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट, ठीक है। आप सिंपली फिजिकल एक्टिविटी से पेशेंट को रेस्ट करवा दो, अवॉइडेंस करवा दो, तो पेशेंट क्या करे? पेशेंट की ये जो एपिफिजियल इंजरी है ये क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि आप टेक्निक को बेहतर करने के लिए फोर आर्म के फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग को भी इंप्रूव कर सकते हो, और आप वेट बेयरिंग टेक्निक को भी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स टियर, ठीक है, ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये होता कहां पर है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। वो कहते हैं इट इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन द अल्ना एंड द कार्पल बोन्स, ठीक है। सही है, अल्ना और कार्पल बोन्स के दरमियान जो प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की, यहाँ पर अल्लाह ताला ने ट्राइएंगुलर किस्म का, ट्राइएंगल शेप का एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, जो कि एक्चुअली अल्ना को एसोसिएट करवाता है विद द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स। यूजुअली अगर हम बात करें तो जॉइंट बन रहा होता है रेडियस का और आपकी कार्पल्स का, लेकिन क्योंकि आपकी वहां पर अल्ना भी प्रेजेंट है, तो अल्ना जब एसोसिएट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स, तो फिर हम कहते हैं कि अल्ना का भी रोल है इन द रिस्ट जॉइंट, इन फॉर्मेशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि इसमें कहां क्या क्या आ जाता है? एक कार्टिलेज आ जाता है, ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। एक आपके पास अल्नर मेनिस्कस आ जाता है, अल्नर साइड के ऊपर एक मेनिस्कस प्रेजेंट होता है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है, ठीक है। कार्पल लिगामेंट्स होते हैं जो कार्पल टू कार्पल्स अटैच होते हैं, ठीक है, और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस की टेंडन शीट आ जाती है। ये सारे मिलकर ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द अल्नर रिस्ट पेन। इसका जो टीयर है इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अल्नर साइडेड पेन। वो कहता है कि कंप्रेसिव लोडिंग हो ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू रेपिटेटिव यूजेज ऑफ अल्नर डेविएटेड मूवमेंट्स, ठीक है। उसमें आपका जो कार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स है उसके टीयर के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ये ज्यादातर तब भी टीयर हो जाता है जब डिस्टल रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर हो जाए, या फिर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है।
एग्जामिनेशन में आपको क्या पता चलेगा? एग्जामिनेशन में आपको टेंडरनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट एट द अल्नर साइड, ठीक है। रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन जब आप करवाओगे तब भी पेशेंट को पेन मिलेगी अलोंग विद अल्नर डेविएशन, ठीक है। रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन विद अल्नर डेविएशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन मिलेगी। और इसके अलावा वो कहता है कि जो ग्रिपिंग है, ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अब याद रखना है बेटा, ग्रिपिंग स्ट्रेंथ दो चीजों के ऊपर मैटर करती है। द फर्स्ट वन इज योर थंब एंड द सेकंड वन इज योर लिटिल फिंगर। अगर ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं ये आपकी क्या हैं, इन दोनों एक्सट्रीम्स में कोई इशू आ रहा है तो आपकी ग्रिप क्या होगी, ग्रिप की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस लिटिल फिंगर एज वेल एज द थंब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, वो कहता है प्रेस टेस्ट में भी हेल्पफुल, ठीक है। वो कहता है कि प्रेस टेस्ट क्या है? सिंपली पेशेंट सीट पर बैठा हो, ठीक है, और सीट पर अपने दोनों हाथों को प्लेस करके अपने वेट को बेयर करने की कोशिश करे, वेट को लिफ्ट करने की कोशिश करे या अपनी बॉडी को लिफ्ट करे ऑन द हैंड, ठीक है। एक्सटेंडेड हैंड्स विद अल्नर डेविएशन। अब ये देखो, यहां पर मैं अगर लेट से ऐसे हाथ रखता हूं तो मैं अपने आप को ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकता चेयर के ऊपर, मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइक दिस, ठीक है। अपने हाथों के ऊपर ऐसे अपनी सीट के ऊपर अपने हाथों को ऐसे प्लेस करना होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो वो आपकी रिस्ट एक्सटेंशन भी हो जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी? अल्नर डेविएशन भी आ जाएगी। इसके ऊपर वो कहता है अगर हाथों के ऊपर पेशेंट अपने आप को लिफ्ट करता है तो उसमें चांसेस हैं कि पेशेंट को पेन हो, ठीक है। सबसे ज्यादा पेन उस टेस्ट में हो सकती है, प्रेस टेस्ट में, ठीक है। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स के टीयर का, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि एमआरआई, ठीक है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है रेडियोग्राफिक, जिससे आपको पता चल सकता है कि ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स का टीयर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर तो एक नेगेटिव एमआरआई आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको रूल आउट कर देना कि जी ये है ही नहीं। इसके अलावा वो कहता है कि आपने एमआरआई, अगर नेगेटिव एमआरआई आ भी जाए और प्रेस टेस्ट पॉजिटिव हो तो आपने फिर अल्ट्रासोनोग्राफी की तरफ जाना है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि एमआरआई भी नेगेटिव है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है? सिर्फ प्रेस टेस्ट है। तो फिर आपने टीएफसीसी को नहीं कंसिडर करना, फिर कोई और मसला है, ठीक है। अगर तो एमआरआई नेगेटिव है, पॉजिटिव है आपका क्या? अल्ट्रासोनोग्राफी। प्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी पॉजिटिव है, तो इट मींस कि दिस इज अ टीएफसीसी, ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स टीयर, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या है? स्प्लिंटिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज टू मैनेज द पेन, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि आर्थ्रोस्कोपी, ठीक है। आर्थ्रोस्कोपी क्या करती है? वहां पर जो भी डेब्रिज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिमूव करती है, ठीक है। और इसके अलावा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस किस चीज का टीयर हुआ है। कहते हैं कि अगर अल्ना रेडियल से बड़ी होगी तब अल्ना की इंपिंजमेंट होगी ऑन द ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वो कहता है कि इन दैट केस जिसमें अल्ना इज लॉन्गर देन द रेडियस, तो उसमें हमें अल्ना को एक्सरसाइज करके शॉर्टन करना होता है, ठीक है, ताकि उसकी इंपिंजमेंट ऑन द ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। दिस इज द लास्ट कंडीशन की बॉक्स डिजीज। कि बॉक्स डिजीज क्या है? दैट इज एन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द ल्यूनेट बोन, ठीक है। और वो कब होती है? ड्यू टू रेपिटेटिव यूजेज, रेपिटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन की वजह से। ज्यादातर किस में होती है? आपके वेट लिफ्टर्स के अंदर, ठीक हो गया। उसमें वो कहता है डॉर्सल रिस्ट के ऊपर भी पेन प्रोड्यूस कर सकती है, वोलर रिस्ट के ऊपर, वोलर साइड के ऊपर भी पेन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और ज्यादातर उनमें कॉमन है जो कि अपने 20s में है, मतलब अपने इतने ज्यादा मेच्योर नहीं हुए और वो ज्यादा वेट बेयर कर रहे हैं, ज्यादा रेपिटेटिव मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं रिस्ट हाइपर एक्सटेंशन की, तो उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि बॉक्स डिजीज के। अच्छा जी, वो कहता है कि रेडियोग्राफ एक्सरेज दे आर इंपॉर्टेंट। एक्सरेज में आपको ल्यूनेट का साइज नॉर्मल साइज से छोटा नजर आएगा, ठीक है।
और उसमें वो कहते हैं कि अगर लेट से फॉल्स नेगेटिव टेस्ट अपेयर होते हैं एक्सरेज में और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको लग रहा होता है, जैसे आजकल ज्यादातर क्या एमआरआई करवाओ तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आता है, लेकिन वैसे पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स सारे क्या होते हैं, कोरोना के होते हैं। तो इससे आपको ये नहीं होता कि जी आपका एमआरआई क्योंकि नेगेटिव आ गया तो आप ठीक हो। ऑब्वियसली अगर आपके साइन एंड सिम्टम्स मैच करें तो फिर आप किसकी तरफ जाते हो, एक और टेस्ट की तरफ जाते हो, दैट इज सिटी स्कैन। तो यहाँ पर भी क्या है, आपको एक और टेस्ट करवाना पड़ता है, दैट इज आइसोटोप स्कैन, ठीक है, बोन आइसोटोप स्कैन, जो कि एक्चुअली चेक करता है बोन को, बोन मिनरल डेंसिटी को ऑफ द ईच बोन, ठीक है। उससे आपको पता चल जाता है कि जी कि लियोनेट इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। लियोनेट एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी बोन मिनरल डेंसिटी भी सारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। एक्यूट केसेस में हम उसकी इमोबिलाइजेशन कर देते हैं स्प्लिंटिंग के अंदर, ठीक है, रिस्ट को सिंपली स्प्लिंट कर दो तो रिस्ट की मूवमेंट ना हो, ठीक है। और क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जिकली उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। This is all about the lecture. Any questions, beta? सर वो स्केफॉइड No, sir, और clear है। यूनिट एक्ट करते हैं द सिंगल यूनिट सर, किसकी हेल्प से? स्केफॉइड और ल्यूनेट क्या करते हैं, स्केफॉइड और ल्यूनेट एक सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट करते हैं ऑन द डिस्टल रेडियस, और इन दोनों के दरमियान एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोशियस लिगामेंट, ठीक है, जो स्केफॉइड को ल्यूनेट के साथ अटैच करता है और ल्यूनेट को। जब अक्सर कभी पेशेंट कोई भी इंडिविजुअल फॉल कर जाए ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है, आउटस्ट्रेच्ड हैंड के ऊपर या ऐसे इंपैक्ट आए तो देयर इज अ चांस कि वो जो इंट्रोशियस लिगामेंट है उसका टियर हो जाए। जब भी टियर होता है तो स्केफॉइड और ल्यूनेट आपस से दूर हो जाती हैं। जब वो दूर होते हैं तो वहां पर स्पेस क्रिएट होती है और स्पेस में सिस्ट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही पूछे शहीर। जी सर यही था, थैंक यू सर। बच्चों मैंने आप लोगों की अटेंडेंस साइट से नोट कर ली है, ठीक है, थैंक यू, जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, आपने वाइवा हमारे से कब लेना है, जो आप कह रहे थे कि क्विज की जगह वाइवा लेंगे? बेटा वो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा, ठीक है, आज ही इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सर, तो उसमें मेल कितने और सर लेक्चर्स जो होंगे? आपका सेशनल प्लान है सेशनल प्लान भेजूंगा पहले, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा कि कितने उसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ठीक है। So, और सर आपने वो actually, क्विज इन्वॉल्व किया ना 5% का? क्विज इन्वॉल्व होगा बेटा 5% का, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, क्विज इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सर उसके और मार्क्स मार्क्स बेटा 5%। लग जाएंगे बेटा, वही बात है, अगर मैं लगा देता तब भी तो तब 10% के मुझे दोबारा चेंज करके 5% करके दोबारा लगाने पड़ने थे, इसीलिए डिले कर रहा था ताकि पता चल जाए एक दफा कि होगा क्या। सो 5% हैज बीन इंक्लूडेड एज अ क्विज इन योर सेशनल्स, ठीक है। 25% विल बी इंक्लूडेड एज अ ओरल टेस्ट, ठीक है बेटा। उसके लिए आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने नेट इंटरनेट को भी बेहतर रखो, अपने पावर सप्लाई को भी बेहतर रखिएगा उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, सर ताकि कोई क्विज भी की बात करनी थी, आपने कहा था जब आएगी असेसमेंट तो बताऊंगा, मेरा क्विज नहीं यस हुआ अभी। रमला बेटा, आप ऐसा करो मंडे को आ जाओ, ठीक है, और आके क्विज दे दो, ठीक है। सर यूनिवर्सिटी और इधर लाहौर से नहीं हो आप? लाहौर से हूँ। अगर आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ ओके सकते सर। तो फिर हाँ आ जाओ। मुझे एक दफा मंडे को पहले मेल कर लीजिएगा, संडे को या बता दीजिएगा एक दफा, ठीक है। ठीक है सर। जिस भी आपने मंडे या ट्यूसडे में से अगर आना है किसी दिन तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं बता दूँ। ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।